हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 7 के एनसीईआरटी अध्याय 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक वनस्पति होती है वो वहाँ का जो वन्य जीवन है, पर्यावरण के मूल्यवान या अमूल्य संसाधन है। ये जीव मंडल और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक होते हैं। इनमें जितने भी जीव होते हैं सभी के सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन से जुड़ी सभी जो भी घटनाएं होती हैं एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। देखिए, जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं मुख्य रूप से हम उन वनस्पतियों को, उन वृक्षों को, उन पेड़-पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं जो बिना किसी मानवीय सहायता के प्राकृतिक रूप से ही विकसित हुए हैं। तो इन्हें हम प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहते हैं। वन्य जीवन में शामिल हो जाते हैं। यानी वन्य जीवन में वो भी हैं जो भी वन्य जीव है जो कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। इसमें जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव, स्थलीय जीव, वायुचर, जलचर, नभचर सब के सब जीव इसमें वन्य जीव के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। वनों से जो वन्य प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, वन्य जीव है, वो बहुत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इनसे बहुत सारे वस्तुएं, खाद्य पदार्थ से लेकर हमारे आवास निर्माण तक लेकर के सारी चीजें हम प्राकृतिक वनस्पतियों व वन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। वन तो हो वन जो है प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो है पृथ्वी पे सबसे मुख्य रूप से वायु का सोर्स है। यानी वनों से हवा है और हवा यानी वन से जल भी है, हवा भी है, सब कुछ है। तो प्राकृतिक वनस्पति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन से ही हमें ऑक्सीजन प्रदान होता है या प्राप्त हम करते हैं। वन वर्षा को आकर्षित करते हैं। वन ही मृदा को सुरक्षित रखते हैं, उसे अपरदन से बचाकर रखते हैं। वन्य जीवन पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में भी बहुत मदद करते हैं। और वर्तमान समय में हम इन प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवन का जिस प्रकार से विदोहन कर रहे हैं, आने वाले संकट में हमारे मुसीबत तो खड़ा होना ही है। और वर्तमान समय में बहुत ऐसी जगह स्थान है जहाँ पे कि प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवों के हनन द्वारा बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। देखिए, इसमें वाक्य के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है, वनों को समझाया गया है कि इसमें कुछ स्टूडेंट है अपने सहपाठियों के साथ वो हिमाचल प्रदेश मनाली देखने गई और घूमने गई है और उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पे जा रही थी तो वहाँ अस्लाकृति प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी कि गिरिपाद में स्थित सालेम सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। यानी नीचे थी तो हमें कितने साल वो सागवान के घने वृक्ष देखने को मिल रहे थे। जैसे जैसे वो क्या है कि पत्ते ढालों पे चढ़ती गई तो नुकीली पत्तियों तथा शंकुआकार वितान वाले लंबे वृक्ष देखने को मिले। फिर उससे पता चलता है कि वे शंकुधारी वृक्ष हैं। फिर लंबे वृक्षों पर खिले लाल फूलों पर उसका ध्यान गया, वो रेडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे यानी जैसे कि मनाली हो गया, मसूरी हो गया, इन सारे ये जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और ऊंचाई पर स्थित है। तो इस पे हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे वहाँ पे हमें शंकुधारी वृक्षों की प्रधानता देखने को मिलेंगी। तो कहीं वो जैसे इसमें दिया है कि मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते से उसे देखा कि भूमि पर मात्र छोटी छोटी घास ही कुछ स्थलों पे बर्फ से ढकी हुई है। तो इससे वो अनुमान लगाया गया, इस वाक्य के द्वारा इसमें बताने का प्रयास किया जा रहा है कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से क्या है संबंधित है। यानी हम यदि बहुत समतल धरातल पे हैं तो वहाँ पे हमें जो वनस्पतिक विशेषताएं हैं वो अलग प्रकार की मिलेंगी। जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे उस पे वनस्पतियों की जो विशेषताएं हैं बदलती जाएंगी। यानी जो नीचे की धरातल है वहाँ पे तापमान भी अच्छा खासा होगा, वनस्पतियां मोटी घनी सघन होंगी। जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे तापमान कम होता जाएगा, तो धीरे धीरे तापमान कम होगा तो वनस्पतियों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। वनस्पतियां नुकीली होती जाएंगी, पतली होंगी, उनके जो काष्ठ है लकड़ी है मुलायम होता जाएगा। तो इस प्रकार से हमें उनमें बदलाव देखने को मिलता है। जैसे इसमें दिया है कि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पे निर्भर करती है। तो ऊंचाई में जैसे जैसे बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो तापमान व नमी में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ढाल है एवं मिट्टी की परत होती है और मिट्टी की मोटाई, ये भी कारक जो जलवायु वहाँ की जो वनस्पतियां हैं या वन्य जीव हैं इन सब पे भी को प्रभावित करता है। देखिए, यहाँ पे दिया है कि हम देखते हैं कि आमतौर पे प्राकृतिक वनस्पति को निम्न
3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो भी वनस्पतियां हैं, इसमें पहला तो आ गया आपका वन। और वन जो होता है यही हमारे स्थल खंड पे वनस्पतियों में सबसे बड़े वृक्षों में शामिल किए जाते हैं वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं ये। और इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। यानी वनों के विकास के लिए अच्छा उत्तम तापमान व परिपूर्ण वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ही वनों का विकास संभव है। और इनके साथ साथ हम इस आधार पे वनों को सघन वन, यहाँ दिया है कि सघन एवं खुले वन के रूप में परिभाषित करते हैं या बांटते हैं। अगला है घास स्थल। ये क्या होते हैं? ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। जो और तीसरी वनस्पति है, इसमें हम बांटते हैं कांटेदार झाड़ियाँ। यानी जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं, इसमें और भी वर्षा और तापमान तो अधिक रहता है, लेकिन वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो हम अभी देखे हैं कि जो वन है, वन में सर्वाधिक वर्षा और तापमान देखने को मिलता है। घास में मध्यम वर्षा और मध्यम तापमान देखने को मिलेगा। वो कांटेदार झाड़ियाँ, यहाँ पे बहुत कम वर्षा लेकिन तापमान बहुत अधिक रहेगा। शुष्क जलवायु यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं, ये केवल शुष्क क्षेत्र में पैदा होते हैं। ठीक, इसकी ये विशेषताएं हैं। देखिए इसमें जो सलीमा है, सलीमा हिमालय की यात्रा कर रही है और इसकी यात्रा वृत्तांत के माध्यम से वनों को, वनस्पतियों को, कांटेदार झाड़ियों को सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। वो अपने यात्रा का अनुभव अपने पिताजी को बता रही है और उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके हैं। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियों, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में अन्य कई जानकारियां दी। तो सलीमा को अब क्या समझ में आएगा? वो समझ में आया कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। तो है, जिस तरह से हम देखें क्षैतिज रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान गिरता जाएगा, कम होता जाएगा। उसी प्रकार हम समतल धरातल से ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे तो तापमान में कमी हमें नजर आएगी। तो तापमान में जब कमी नजर आएगा तो उसी आधार पे वहाँ की जलवायु परिवर्तित होगी। तो जलवायु परिवर्तन के कारण उस प्रकार से हमें वहाँ की पाए जाने वाले वनस्पतियों में विविधता देखने को मिलेगी। देखिए जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, इनके प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण क्या है? जलवायु। जलवायु जैसे जैसे चेंज होगा वैसे उस प्रकार के हमें वनस्पति वहाँ पे देखने को मिलेगा। आइए हम वनों के प्रकार देखते हैं। जो वन है, वनों को मुख्य कई प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इनकी क्या विशेषता होती है? ये जो वन होते हैं, इसमें तापमान बहुत अधिक होता है, वह वर्षा बहुत अधिक होती है। जिस स्थान पे, उस स्थान पे हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। देखिए इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन होते हैं। घने वन हमें अधिकांशतः भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के आसपास पाए जाते हैं, या वहीं पे हमें इनकी स्थिति नजर आती है। ये क्षेत्र बहुत गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। तापमान वर्षा बहुत अधिक होती है और यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, न पतझड़ होता है। इसलिए यहाँ पूरी तरह नहीं झड़ते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? सदाबहार वन। क्योंकि पत्तियां कभी नहीं गिराते हैं अपने, या कहें कि एक समय काल में, निश्चित समय काल में नहीं गिराते हैं, गिराते रहते हैं, पत्तियां उगती रहती हैं, पत्तियां नई। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है सालों भर। तो कभी ये खाली नहीं हो पाता या इस पे पत्तियां झड़ने की वजह से सूना नहीं लगता, इसलिए हम इसे सदाबहार वन कहते हैं। आगे है कि इसमें क्या होता है कि काफी घने वृक्षों के मोटे वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं आ पाता। यानी पत्तियां बहुत चौड़ी होती हैं, सूर्य का प्रकाश ढक जाता है तो वो नीचे भूमि तक नहीं प्रवेश कर पाता है। इसमें हमें अधिकांश जो वृक्ष हैं वो देखने को मिलते हैं। वो इसमें शामिल है रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि प्रकार के वृक्ष हमें इसमें उष्णकटिबंधीय वन में देखने को मिलते हैं। देखिए ये मुख्य तथ्य दिया है। क्या आप जानते हैं? तो नहीं जानते हैं तो जान लीजिए एनाकोंडा के बारे में। देखिए जो एनाकोंडा है, ये विश्व का सबसे बड़ा सांप है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही अधिकांश ये पाए जाते हैं और ये मगर जैसे बड़े जानवर को भी मार के खा जा सकता है। तो हम लोगों को बात ही क्या है। आगे हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की विशेषता
हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है इसे हम मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। इसका जो कहें कि क्षेत्र विस्तार है या कहाँ पे पाए जाते हैं तो इसमें शामिल है भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मौसमी परिवर्तन होते हैं, यानी यहाँ का जो मौसम हमेशा एक समान नहीं रहता है, बदलता रहता है। यहाँ जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष क्या करते हैं, पत्तियां झाड़ देते हैं, यानी पत्तियां गिर जाती हैं। जब जल की कमी होती है इसमें तो उस समय पत्तियां गिरा देते हैं कि जल वाष्पोत्सर्जन से हम बच सकें। तो इस वजह से जो पत्तियां अपनी झाड़ देती हैं, पत्तियां गिरा देती है, इस आधार पर इसको हम पतझड़ वन भी कहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम, शीशम इत्यादि मुख्य वृक्ष हैं। इनमें जो काष्ठ होती है ये दृढ़ काष्ठ वृक्ष होते हैं, यानी बहुत मजबूत लकड़ियां होती हैं इनकी, और ये फर्नीचर, यातायात एवं विनिर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेश में आमतौर पर पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर इत्यादि प्रकार के। जैसा इस चित्र में हम देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के चित्रों को दिखाया गया है। ये वन का भी चित्र बना के दिखाया गया है। देखिए इसमें ये तथ्य दिया है कि नहीं, आगे देखते हैं हम शीतोष्ण सदाबहार वन को। तो आइए शीतोष्ण सदाबहार वन की विशेषता देखते हैं। देखिए इसमें है कि जो शीतोष्ण सदाबहार वन है ये मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। मध्य अक्षांश यानी ना तो अधिक मतलब उच्च अक्षांशों और निम्न अक्षांशों के बीच का भाग। तो जो उस भाग में होगा ना तो अधिक ठंड पड़ेगी ना अधिक गर्मी। तो इस प्रकार के क्षेत्रों में शीतोष्ण सदाबहार वन का विकास देखने को मिलता है। सामान्यतः महाद्वीपों के जो पूर्वी किनारे हैं उन पे पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, जो दक्षिण पूर्वी अमेरिका में, फिर दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील में हमें शीतोष्ण सदाबहार वन, ये भी सदाबहार वन होते हैं, ये भी हमेशा सालों भर हरे भरे रहते हैं, तो ये लेकिन शीतोष्ण होते हैं। यहाँ पे बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। देखिए ये दिया है शीतोष्ण सदाबहार वन, कितने लंबे लंबे मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष देख पा रहे हैं। आगे हम देखते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन, वो हम देखें शीतोष्ण सदाबहार वन। अब देखते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये वन जो होते हैं उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन हमें मिलते हैं, यानी मध्य अक्षांशों से अब हम उच्च अक्षांश की तरफ चलेंगे। इसका क्षेत्र विस्तार है उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये भी अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं या गिरा देते हैं, इसलिए इनको शीतोष्ण पर्णपाती वन कहते हैं। इसमें शामिल होने वाले पेड़ है बांज, एस, बीच आदि। पशुओं में देखें तो हिरण, लोमड़ी, भेड़िए, यहाँ तक कि ये आम जानवर हैं यहाँ के जो भी शामिल हैं। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। जैसे देखिए फिजेंट पक्षी है, ये है मोनाल, लग तो रहा है कौवे की तरह, लेकिन वहाँ पे इसे मोनाल कहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए ये शीतोष्ण पर्णपाती वन काफी बहुत ज्यादा घना नहीं है, ये इसमें विरलता हमें देखने को मिल रहा है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। देखिए आगे एक वन दिया है, महत्वपूर्ण प्रकार है भूमध्य सागरीय वन या भूमध्य सागरीय वनस्पति। देखिए हम देखते हैं कि जो भूमध्य सागरीय वनस्पति है ये एक भूमध्य सागर हमें देखने को मिलेगा जो कि अफ्रीका, एशिया व यूरोप के मध्य में स्थित है। तो उसके आसपास जो देश स्थित हैं उसमें इस प्रकार के वनस्पति की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, और जो वनस्पतियां उन प्रदेशों में पाई जाती हैं उन्हें हम भूमध्य सागरीय वनस्पति कहते हैं। इनकी जो या फिर उस प्रकार की जो जलवायु जिस महाद्वीप में पाई जाती है वहाँ पे भी इस प्रकार की वनस्पतियां हमें दिखती हैं। देखिए महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग पे हमें शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों के सघनता या पेड़ों की संख्या हमें देखने को मिलती है। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न है। तो किनारों के बारे में दे रहा है कि उत्तर पूर्वी किनारे, फिर दे रहा है कि इनके पश्चिमी किनारे और दक्षिण पश्चिमी किनारे अलग अलग भिन्न हैं। तो जो हम कह सकते हैं कि जो महाद्वीप है, महाद्वीपों का जो पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारा है यहाँ पे हमें भूमध्य सागरीय वनस्पतियां देखने को मिलेंगी, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु हमें महाद्वीपों के अधिकांशतः दक्षिणी पश्चिमी भागों में ही देखने को मिलती है। तो वहाँ पे
इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है भूमध्य सागर वनस्पतियाँ। भूमध्य सागर वनस्पतियाँ हमें लगभग सभी महाद्वीपों में देखने को मिल जाएंगी। इसमें शामिल है, देखिए यहाँ स्थान दिया है, यूरोप दिया है, अफ्रीका में भी इस प्रकार की वनस्पति मिलेगी, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले देशों में तो पाई जाएगी ही, इसीलिए इसका नाम पड़ा, मतलब भूमध्य सागर के नाम पे ही। इसके साथ देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया जो घाटी है वहाँ पे, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी हमें ये इस प्रकार की भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे देखिए भूमध्य सागर प्रदेश में अंगूर के बाग, ये देखिए अंगूर के बाग है सब, लेकिन दिख तो नहीं रहा है इसमें अंगूर एक भी। तो ये सारे अंगूर के बाग, जैसा कि अंगूर के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे रसदार फलों की कृषि की जाती है, यानी इसमें हमें जैसे मौसमी, संतरे, अंगूर, इस प्रकार के रसदार फल अधिकांशतः इस जलवायु प्रदेश में उगाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है मुख्य तथ्य कि जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है उसको हम फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहते हैं, यानी अधिकांशतः इसमें फल उत्पादन किया जाता है और फल उत्पादन में ही रस वाले फलों को उत्पादन किया जाता है। इसलिए इसमें जो भी देश हैं भूमध्य सागर में, यूरोपीय देश हैं जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्पेन, यहाँ पे वाइन उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सारे वाइन उत्पादन किया जाता है यहाँ पे। तो ये सारे जो प्रदेश हैं तो रसदार फलों के कारण ही इनका उत्पादन यहाँ पे संभव हो पाया है। देखिए एक और तथ्य दिया है यहाँ के जो भूमध्य सागरीय वृक्ष है ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं और उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे थे हम ना, ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इनकी और भी विशेषताएं कुछ हैं कि इन प्रदेशों में जो है गर्म शुष्क ग्रीष्म का मतलब है, यानी गर्मी जो होती है सूखी होती है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ वर्षा नहीं होती है। वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में, यानी यहाँ पे जो वर्षा होती है शीत ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे वर्षा नहीं होती, ये एक विशेषता है। देखिए यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे और नींबू वंश, इन सारे प्रकार के फल यहाँ पे पैदा किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं शंकुधारी वन। देखिए जो शंकुधारी वन है, ये शंकुधारी वन का मतलब नुकीले वृक्ष होते हैं, ये शंकु के आकार के इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं और उनकी पत्तियां भी नुकीली होती हैं। देखिए जो शंकुधारी वन का विस्तार क्षेत्र है कहाँ पे मिलेगा? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में हमें भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, सघन पूरा अच्छे रूप से विकसित। इसे टैगा भी कहते हैं, जो इसको टैगा वन भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। मैंने अभी ऊपर पढ़े ना, सलीमा अपने पापा के साथ यात्रा कर रही थी, तो ऐसे वृक्ष हमें हिमालय में भी देखने को मिलेंगे अधिक ऊंचाई पे। देखिए ये जो वृक्ष होते हैं ना, ये लंबे भी होते हैं, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, लंबाई भी होती है, लगती काफी मुलायम होती है और सदाबहार हमेशा हरे भरे रहते हैं। इन वृक्षों का काष्ठ का उपयोग जो है लुगदी यानी जिससे कागज तैयार किया जाता है, ये बनाने में किया जाता है। इससे सामान्य तथा अखबारी कागज बनाए जाते हैं। इन नरम काष्ठ का उपयोग हम माचिस, पैकिंग के लिए भी, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। इसमें शामिल है कौन कौन से शंकुधारी वृक्ष हैं? देखिए इसमें चीड़ शामिल है, देवदार आदि। ये जो मतलब इस प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, इसमें इस प्रकार के वन चीड़ व देवदार प्रमुख हैं। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। देखिए जो यहाँ दिया है कि टैगा जो है वो रूसी भाषा का शब्द है, यानी रूसी भाषा का शब्द है और अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है कि शुद्ध या अनछुआ, यानी जो शंकुधारी वन है ये अनछुआ है, शुद्ध है, इसमें मानव का हस्तक्षेप उतना नहीं है। आगे देखते हैं घास स्थल। घास स्थलों को भी कई भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार से वनों को कई प्रकार में हमें उष्णकटिबंधीय, मानसूनी वन, शीतोष्णकटिबंधीय, सदाबहार, शीतोष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, शंकुधारी वन, इस प्रकार के पड़े हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं घास स्थल। घास स्थल में सबसे पहले दिया है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से ये उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक ही फैले होते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है, यानी ये घासें बहुत लंबी होती है। जो घासें हम हमारी तरफ पाई जाती है इस प्रकार की नहीं, बहुत लंबी लंबी घासें होती है। इसमें हम ढक भी सकते हैं, यानी लुका छिपी भी खेल सकते हैं। इस प्रकार की घासें होती हैं इस क्षेत्रों में।
अफ्रीका का जो सवाना या घास स्थल इसी प्रकार का है। अफ्रीका में सवाना के नाम से जानते वो घास स्थल है, वो भी उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। देखिए इसमें दिया है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। इस प्रकार के जंतुओं की विशेषता इसमें देखने को मिलती है। दूसरा आता है शीतोष्ण घास। शीतोष्ण घास से जब हम इस नाम से स्पष्ट कर पा रहे हैं, अनुमान लगा पा रहे हैं कि शीतोष्ण घास है, तो यानी जलवायु कुछ शीतल होगी वहाँ की। तो ये जो पाए जाते हैं ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास जो है आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। घासें छोटी होने के साथ साथ पौष्टिक का मतलब पोषण उसमें भरा होता है। ये शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। यहाँ के जो जानवर हैं शीतोष्ण घास स्थल में पाए जाने वाले। इसमें हम अभी देखेंगे इस जो घास स्थल है इसको किस किस महाद्वीप में, किस देशों में क्या क्या नाम दिया जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंटीली झाड़ियाँ। देखिए ये जो झाड़ियाँ हैं शुष्क रेगिस्तान प्रदेशों में पाई जाती हैं। ये उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। यहाँ की जो विशेषताएं हैं, जलवायु तीव्र गर्मी, बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। ठीक, यानी जो भी विश्व के जितने भी रेगिस्तानी प्रदेश हैं वहाँ पे हमें कंटीली झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ दिया है कि विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल को किस प्रदेश में क्या नाम से जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये बहुत ही मुख्य ये शब्द है या महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ दी गई हैं। हर एक एग्जाम्स में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए इसमें दिया है पूर्वी अफ्रीका। जो पूर्वी अफ्रीका में है इसे हम सवाना कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास को। जो ब्राजील में इसे कहते हैं कैम्पोज, वेनेजुएला में कहते हैं लानोज। ये 3 मुख्य घासें हैं उष्णकटिबंधीय। अब आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास पे। देखिए जो अर्जेंटीना में इसे पैम्पाज कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी व ऑस्ट्रेलिया में डान। यहाँ डान दिया ना, डाउन्स कहते हैं, डाउन्स भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये मुख्य घासों के नाम हैं। आगे देखते हैं, यहाँ दिया है कि यदि आप ध्रुव प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यह बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है यहाँ पे। केवल काई, लाइकेन और छोटी छोटी झाड़ियाँ हमें देखने को मिल जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु होती है जो वहाँ की बहुत छोटी, में 2-3 महीने के, बस 2-3 महीने के ग्रीष्म ऋतु होती है, वो उसमें भी तापमान बहुत कम रहता है, मात्र सूरज ही चमकता है। देखिए ये वनस्पतियाँ जो होती हैं यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जो जानवर होते हैं, जानवरों के शरीर पे मोटा फर होता है। मोटा फर यानी बहुत बड़े बड़े रोए होते हैं और इनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है ताकि वहाँ पे जो ठंडी जलवायु है, ठंडी जलवायु से अपनी रक्षा कर सकें। यहाँ पे कुछ जो खास जानवर हैं टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो इसमें देख सकते हैं, देखिए सील, वालरस, कस्तूरी बैल वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में कस्तूरी मृग पाया जाता है, तो वहाँ कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी, ये विशेष प्रकार के वहाँ के जानवर हैं। अब आगे यही दिया है कि सलीमा ने अपनी यात्रा पूरा करके किस प्रकार से और वनों का सलीमा ने अपने पिता के साथ यात्रा किया, उसका वर्णन दिया हुआ है। तो और आप लोग सलीमा की यात्रा को देख सकते हैं। आइए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। इसमें जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला दिया है कि काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं रेगिस्तानी वनस्पति में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में व टुंड्रा वनस्पति में। तो ये पाए जाते हैं टुंड्रा वनस्पति में। नेक्स्ट है कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, ठंडी ध्रुवीय जलवायु में। तो जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं मिलेंगी ये गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। आगे है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एक सामान्य जानवर है इसका, बंदर, जिराफ या ऊंट। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बंदर। नेक्स्ट है कि शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है। ये प्रजाति कौन सी है? है रोजवुड, चीड़ व सागवान। तो शंकुधारी वन में मिल जाएगा चीड़। नेक्स्ट है कि स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया। तो जो स्टेपी घास स्थल पाए जाएंगे ये पाए जाएंगे मध्य एशिया में।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।